चलो शुरू करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी दिन से आप लोगों ने देखा होगा क्रिएटिविटी नहीं हो पा रही थी, तो कुछ वजह से कुछ कारणों से बिजी था। तो आज के दिन मैंने सोचा कि आप लोगों के द्वारा जो प्रासंगिक जो सवाल उठाए जा रहे थे हमारे व्यूअर्स के द्वारा, उन सारे सवालों के जवाबात के लिए आज इस वीडियो या लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आज मैं पेन मार्कर का यूज नहीं करूंगा। और जहां तक देखा जाए मेरे एग्ज़ाम सेंटर में, हॉल सेंटर में आज लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट चली गई है। जैसे ही जस्ट स्टार्ट किया वैसे ही लाइट चली गई। तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा संकोच में नहीं लेना है, आपको केवल कान में लीड लगाना है, आराम से सुनना है। और अगर आपको जो अच्छे तथ्य मिलते हैं आपको नोट कर लेना है। तो शुरू करते हैं। आज कोई मार्कर का यूज नहीं करेंगे, जिस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसी तरीके से मैं इसे स्टार्ट करेंगे। तो कई सारे व्यूअर्स के द्वारा मैंने जो कल आपको बुक बताई थी और आप लोगों ने मेरी भी बुक को काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया, और मैं चाहता हूं कि इस तरीके से सेकंड बुक जीएस की आपके समझ आए और जल्दी आने वाली है। और इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगता है, बातें आपके लिए हैं क्योंकि ये सारी सामाजिक बातें होती हैं, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपने दोस्तों को ज़रूर साझा करें। तो जो मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन आ रहे थे उनमें से पहला जो क्वेश्चन आ रहा था कि किन व्यक्तियों में आईक्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या व्यक्ति को कैसे पहचाने कि इस व्यक्ति में आईक्यू ज़्यादा है। कभी कभी हम पहचान नहीं पाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मैथ वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनको मैथ आती है, उनके अंदर आईक्यू ज़्यादा होता है। तो आज मैं इन्हीं कुछ टॉपिक पे चर्चा करूंगा, एटीट्यूड, आईक्यू, वैल्यू। तो ये जो एथिकल टॉपिक होते हैं, इन सारे टॉपिक पर थोड़ा चर्चा करूंगा। ये आपको बुक में तो बातें मिल जाएंगी, आपको हर बुक में ये बात मिल जाएगी, लेकिन क्या फ़ायदा उस बुक में कि आपने पढ़ा और उसके 2 मिनट बाद आप भूल गए और प्रैक्टिकली रूप से आपने यूज नहीं कर पाया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से सुन रहे होंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात ये होती है कि सक्षम मिश्रा नाम का एक व्यक्ति था, उसने पूछा था कि किन किन व्यक्तियों में आईक्यू कम होता है और कैसे हम पहचान लगाएं। देखो, सिंपल सी पहचान होती है। ऐसे व्यक्ति होते हैं हमारे समाज में, एक व्यक्ति होते हैं जिनको हम कहते हैं जेनोसेंट्रिज्म, और एक व्यक्ति होते हैं जिन्हें कहते हैं एथेनोसेंट्रिज्म। वो जो तीसरा प्रकार का व्यक्ति होता है वो होता है कल्चरल रिलेटिज्म। पहला होता है, हिंदी में बात करें तो स्वजाति केंद्रवाद, दूसरा होता है परजाति केंद्रवाद, और तीसरा होता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ये 3 व्यक्ति होते हैं। जो स्वजाति केंद्र वाला व्यक्ति होगा, स्व माने अपना, जाति माने जाति, और केंद्र माने अपने जाति को केंद्र में रख करके बात करेगा। यानी कि उसी का धर्म, उसी की जाति, उसी का समुदाय, उसी का संप्रदाय महान है, बल्कि दूसरे का नहीं। उसको लगता है हम ही सब सर्वे सर्वा हैं। और परजाति केंद्रवाद जो वाला व्यक्ति होगा, वो दूसरों की जाति को अपनी जाति से बेहतर मानेगा कि भाई उसके धर्म में जो चीज़ है वो हमारे धर्म में नहीं है, जो उसके कल्चर में जो चीज़ें हैं वो हमारे कल्चर में नहीं है। और जो कल्चरल रियलिटिज्म वाला व्यक्ति होगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद वाला होगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि फलाने का चीज़ अच्छा है, फलाने का चीज़ खराब है। वो कहेगा दोनों संस्कृति अपने आप में महान है, दोनों के वैल्यू अपने आप में महान है, हमें क्रांति करने की जरूरत नहीं है। ये समझदार व्यक्ति होता है। अगर आप कहीं देखेंगे कि जो व्यक्ति स्वजाति केंद्रवाद वाला है, जो अपनी ही बात को, अपने ही धर्म को सबसे ऊंचा मानता है, धार्मिक है, सांप्रदायिक है, जातिवादी है, तो वो व्यक्ति, उसका आईक्यू लेवल कम होता है। मैं नहीं बताता हूं, मनोवैज्ञानिक लोग बताते हैं, और अक्सर आप लोग खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे इस चीज से। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग मैथ पढ़ते हैं उनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। देखो, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, आप सोचते हो कि मेरी मैथ कमजोर है तो मुझे किसी ने बता दिया कि मेरा आईक्यू कमजोर है। ऐसा नहीं होता है। आप सोचिएगा कि आप जिस टाइम मैथ पढ़ रहे थे उस टाइम आपको वैसे संसाधन मिले थे जो मैथ पढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। हो सकता है वो टीचर ना मिले हों। अगर टीचर मिले हों तो आपने उस सब्जेक्ट पर इतना ध्यान नहीं दिया कि जितना आपको देना था। और इसका अगर परीक्षण करना है तो आप एक छोटे से टॉपिक के उठाइएगा, चाहे वो परसेंटेज हो, और आप वहाँ 0 से हीरो लेवल तक पढ़िएगा, और उसके बाद में देखिएगा आपसे सवाल सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अगर आप समझ जाते हैं, समझने के बाद में आपसे सारे सवाल जो हैं, सवालातों का आप जवाब दे देते हैं, तो इसका मतलब आईक्यू की कमी नहीं है आपके अंदर, बल्कि आपके एप्टीट्यूड की कमी थी। उस टाइम आपने सीखा नहीं था। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो आईक्यू का परीक्षण। दूसरा सवाल था अरुणेश जी का। इन्होंने पूछा था कि ईश्वर नैतिक है या अनैतिक। देखो, इसमें हम अगर बताएं तो इसका थोड़ा मामला हम इसको थोड़ा बाद में बताएंगे, क्योंकि ये अगर बीच में यहाँ पे क्वेश्चन लाएंगे तो थोड़ा बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि आपका टॉपिक, क्योंकि हमारा दिमाग एक ही प्रकार की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, और अगर बीच में कुछ ऐसी चीज़ डाल दें
कि जिन चीज़ों से उस तथ्य का मतलब कम हो जाता है या अभाव रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे टॉपिक जो आईक्यू होता है वो धीरे 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 नीचे की ओर बढ़ता जाता है, जिससे कि नियतिवादी लोग की विचारधारा यहाँ पे काम करेगी। चलिएगा मैं बताता हूँ, जरूर बताऊंगा, छोड़िए। अगला क्वेश्चन था कि कृत्य क्या होते हैं। देखो, कृत्य माने क्या होता है, कोई किया गया कार्य कृत्य कहलाता है। कृत्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऐच्छिक कृत्य भी होता है, अनैच्छिक कृत्य भी होता है, निर्नैतिक कृत्य भी होता है। कृत्य का मतलब जैसे कोई भी कृत्य होता है जिसे मैं अपनी इच्छा से करता हूँ। जैसे आज मुझे वीडियो बनाना था तो मेरी इच्छा थी, मैंने बना दिया, तो मेरा ऐच्छिक कृत्य है। अनैच्छिक कृत्य का मतलब ये है छींकना है, खांसना है, नाचना है। ठीक है, नाचना नहीं, थोड़ा मैं इस नाचने की सेंस में नहीं जाऊंगा। तो छींकना अपनी इच्छा अनुसार नहीं है, अनैच्छिक है। सोच समझ के निर्णय नहीं लेते हैं, सोच समझ के नहीं छींकते हैं, तो यह अनैच्छिक कृत्य होता है। और जो निर्णैतिक कृत्य होता है, जैसे हमें प्यास लगी, हमने पानी पी लिया, सोना है, ठीक है, गाना गाना है, तो ये निर्णैतिक कृत्य हैं। निर्णैतिक कृत्य से समाज को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये निर्णैतिक कृत्य होते हैं। तो ये तो कृत्यों की बात रही। और पूछा है कि किसी भी व्यक्ति के अगर व्यक्तिगत कृत्य में किस तरीके से उसको हम दोषी करार दें। मतलब कि इसमें ये बोला है कि मान लिया किसी भी व्यक्ति ने अपराध किया हुआ है, तो मैं उसके अपराध की सजा को किस प्रकार दूं। क्या मैं सीधे जाऊं, समाज की बात सुनूं, क्या उस व्यक्ति की बात सुनूं? हो सकता है वो व्यक्ति झूठ बोलता हो सकता है समाज झूठ बोलता हो, तो मैं किसकी बात मानूं और उस व्यक्ति को, या मैं सामाजिक रूप में गया हूं या मैं प्रशासनिक रूप में गया हूं जो उस व्यक्ति को सजा देने गया हूं, किस तरीके से? तो मैं बताता हूं, अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हुआ है, सबसे पहले उस व्यक्ति के कृत्य को देखते हैं। उसने जो कार्य किया गया है वो कितना कैसा कार्य है, क्या ज्यादा खतरनाक है, क्या मामूली कार्य है, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि उसने कौन सा कृत्य किया। इसके बाद में देखेंगे कर्ता किस प्रकार का है, जेंडर देखेंगे, मेल है या फीमेल है, किस तरीके का व्यक्ति है, क्या समाज पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिनका समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, प्रशासन से ज्यादा समाज कहता है कि इस व्यक्ति को सजा दो, धरना प्रदर्शन पर समाज बैठ जाता है, तो वैसे कृत्य होते हैं, उनको हम दबा नहीं सकते हैं। और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कभी कभी इरादा नहीं होता है किसी व्यक्ति को करने का, लेकिन वो काम अक्सर हो जाता है, उन्हें प्रतिक्षेप क्रियाएं कहते हैं। जैसे मान लिया कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और पीछे मेरे कोई दोस्त खड़ा हुआ है, और मैंने धोखे से ऐसे हाथ मतलब हटाया, या किसी भी तरीके से मेरा हाथ उसकी आंख पे लग गया, लेकिन मैंने उसकी आंख पे लगाया नहीं, मारा नहीं हाथ, बाई चांस, लेकिन उसकी आंख चली गई, तो ऐसे में ये प्रतिक्षेप क्रिया हो गई है। अब देखेंगे कि हमारा करने का इरादा नहीं था, कोई प्रयोजन हमारा नहीं था, इरादा नहीं था। ये सारी चीजें हम देखते हैं, उसके बाद में हम वहां पे डिसीजन लेते हैं कि हमें यहां पर क्या करना है। और अगला क्वेश्चन था कि हम अपने मूल्य को क्यों नहीं जांचते हैं, यानी कि अपने अंदर क्यों नहीं जांचते हैं, दूसरे के मूल्य पर ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अक्सर हम लोग क्या होता है कि अगर हम शाकाहारी हैं तो मांसाहारी कोई व्यक्ति है, उससे कहेंगे कि तुम्हें भगवान के घर जाना है, मांस नहीं खाना है, तुम क्यों गाय को मारते हो, ये फलाना धमाका। इस तरीके से क्या होता है, और मांसाहारी कभी नहीं हमसे शाकाहार पे सवाल उठाएगा। लेकिन कुछ कुछ गलतियां हैं, अगर वो व्यक्ति मांस खा रहा है और हम शाकाहार हैं, उसकी संस्कृति उसका मूल्य उसके लिए, और हमारी संस्कृति हमारा मूल्य हमारे लिए, ना हमें उससे कोई मतलब है। यहां पर हमको सांस्कृतिक सापेक्षवाद यानी कल्चरल रिलेटिविज्म वाली फीलिंग लाना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि मांसाहार तो होते हैं, लेकिन उनसे पूछिएगा मांस क्यों खाते हो, तो कहते हैं कि हमको इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है। अरे भाई, आप इकोसिस्टम को मजबूत बना रहे हो, दूसरी तरफ आप मुर्गा पालन, मुर्गी पालन, जबरदस्ती आर्टिफिशियल से मुर्गों को पैदा किए जा रहे हो, तो दूसरी तरफ किस तरीके से आप आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हो। और मुझे लगता है अगर मैं मांसाहारी हूं, अगर मैं शाकाहारी हूं, तो मैं मांसाहारी को ज्ञान नहीं दूंगा कि मांस ना खाओ। भाई, आपके मूल्य अलग है, मेरे मूल्य अलग है, मैं विवाद नहीं करूंगा, क्रांति नहीं करूंगा। कभी कभी ऐसी हालात आ जाती है कि हमको भी मांसाहारी बनना पड़ता है। सपोज दैट मुझे ऐसी कोई बीमारी है, डॉक्टर ने बताया है कि मांस ही खाना है 10 दिन, ज्यादा दिन नहीं, 10 दिन मांस ही खाना है, तभी ठीक हो पाओगे। तो जिंदगी में आपके दो ही निर्णय हैं, या तो आप शाकाहार या तो मांसाहार, वो भी 10 दिन के लिए। तो मैं हर कोशिश करूंगा कि मुझे जान प्यारी है तो मैं 10 दिन मांस खाऊंगा, और 11वें दिन हमारी ऐसी लत लग जाएगी जो हम प्रतीक्षा करूंगा कि भाई आज मांस क्यों नहीं मिला। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्योंकि एथिक्स की दुनिया सिचुएशन पे डिपेंड करती है, कैसी सिचुएशन है। और जो सामाजिक नैतिकता होती है वो कई प्रकार से हमारे समाज में पैदा होती है। कैसे? देखो, समाज की नैतिकता अलग अलग प्रकार की होती है। हमारे समाज में कई ऐसे ट्राइबल लोग हैं, जनजाति लोग हैं, जो 4 से 5 पत्नी रखते हैं, कई लोग हैं।
एक व्यक्ति की 4 से 5 पत्नी। और अगर हम अपने यहाँ देखेंगे तो हमारे यहाँ एक ही। तो उनके कल्चर को जब हम देखेंगे तो हमें खराब लगेगा, और वो जब हमारे कल्चर को देखेंगे तब उनको खराब लगेगा। और हमने उनकी बात को नहीं समझा, क्यों रखते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाया, लेकिन हम डायरेक्ट उन पे क्रांति करने चले गए। जैसे सामाजिक नैतिकता कैसे तय होती है, इसका एक भौगोलिक कारक भी होता है, जैसे कि टेम्परेचर। जैसे कि मान लिया हमारे भारत में लोग शराब पीते हैं तो ये मूर्खतापूर्ण कार्य है। और अगर देखें फ्रांस है, यूरोप है, इतनी ठंड वहां पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है, उन इलाकों में इतनी ठंड पड़ती है कि लोग को काश बिना शराब के वहां सरवाइव करना मुश्किल होता है। तो शराब उनके भोजन का एक हिस्सा बन जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन का हिस्सा बना लेते हैं। इसका मतलब है उन लोगों के लिए शराब है, ठीक है, चलता है, क्योंकि उनका शराब भोजन का हिस्सा है, उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। तो वो टेम्परेचर के हिसाब से वहां की सामाजिक नैतिकता तय होती है। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं, खाने के साथ और कुछ खाते हैं, कई सारी चीजें खाते हैं, लेकिन वो खाना खाते हैं, खाने के साथ में यूरोपीय और फ्रांस के लोग होते हैं, खाने के साथ में एक बोतल शराब की रख लेते हैं। जैसे एक खाना खाया, एक और तुरंत एक घूंट शराब का लगा लिया। हम लोग देखेंगे तो हमें खराब लगेगा और उनको नहीं लगेगा, उनके लिए भोजन का हिस्सा है, क्योंकि वो वहाँ की संस्कृति हो गई है, वहाँ का मूल्य हो गया है, वहाँ उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो ये वहाँ का संसाधन। और दूसरी चीज होती है संसाधन की। हमारी सामाजिक नैतिकता तय होती है कि हमारे पास कैसे संसाधन है। जैसे कि जापान में देखेंगे इतने संसाधन है कि लोग 120-130 साल तक जीते हैं। हमारे भारत में भी संसाधन मध्यम मात्रा में है, क्योंकि हमारे भारत में देखा जाए, अमेरिका एक उद्यमशील देश है, अमेरिका में उद्यमी है तो वहाँ कंपटीशन की भावना नहीं है। हमारे यहाँ भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, संसाधन कम है, प्रतिस्पर्धा होगी, यहाँ प्रतिस्पर्धा होगी, वहाँ कंपटीशन होगा, जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ हार्डवर्क होगा। तो हमारे यहाँ देखते हैं कि भाई बीए में कितने परसेंट है, क्या टॉप किया है, क्या गोल्ड मेडलिस्ट हो। अमेरिका में ये कुछ नहीं देखते हैं, वहाँ देखते हैं भैया तुम कितना कमाते हो, उद्यमशील हो कि नहीं हो। तो ये जरूरी वहाँ ये मायने रखता है। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात, संसाधन की बात करूँ, तो एक एस्किमो प्रदेश है। एस्किमो प्रदेश की संस्कृति या सामाजिक नैतिकता क्या है, वहाँ जो उसके परिवार में 40 से 50 या 50 से 55 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसे मार दिया जाता है, अपने आप उसे मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि वहाँ इतने कम संसाधन है, एस्किमो प्रदेश में इतने कम संसाधन हैं कि अगर वो व्यक्ति मारा ना गया तो आने वाला नया बच्चा जन्म नहीं ले पाएगा। जन्म तो ले पाएगा लेकिन अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि संसाधन ही नहीं है, तो उसे मारना मजबूरी बन जाता है। और ये बात अगर हम लोग समझेंगे कि कोई व्यक्ति अपने दादा परदादा पिता को 50 साल में मार देता है, जीने नहीं देता है, तो कितनी गलत बात है। भाई गलत बात नहीं है, अगर आप वहां पर होते आप भी यही करते। इतने संसाधन कम है। और हमारे भारत में तो संसाधन है, खैर इतनी मजबूरी नहीं है किसी को मारना पड़ जाए, लेकिन फिर भी हम लोग एस्किमो बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? उदाहरण के तौर पे, अगर आप जा रहे हो रास्ते में और आपको नाव के उस पार जाना, बाढ़ के मतलब गर्रा नदी कुछ भी मान लीजिएगा, कोई भी नदी है, नदी के उस पार जाना है, हमारे यहाँ गर्रा बोलते हैं। अगर आपको नदी के उस पार जाना है और नाव है, नाव पे नाविक है, ये सारे लोग हैं, तो उस नाव पे नाविक है, आप हैं, सारे लोग सब आ रहे हैं अच्छे से। अब क्या है, आप हैं, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, आपकी पत्नी है और आपका कोई चुन्ना मुन्ना बेटा या बेटी, ठीक है, सारे लोग नाव पे सब आ रहे हैं। नाविक कहता है कि भैया एक लोग को यहां पर कूदना पड़ेगा। बोला क्यों? क्योंकि नाव खतरे में है, एक लोग को कूदा दीजिएगा, उसकी जिंदगी तो जाएगी, हम तो तैरना जानते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहां पर एक लोग को कूदा दोगे तो सभी लोगों की जान बचेगी, और अगर वो एक लोग बैठे रहेंगे तो सभी मरेंगे। फैसला आपको करना है कि आप ऐसे कौन से व्यक्ति का चुनाव करेंगे जिसको वहां से नदी से उतार के फेंकना है, जिससे सभी लोग बच जाएं, कि आप सभी को मार डालेंगे वहां पे। अब आप, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आप किसे चुनेंगे? पिताजी को ही चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? माता को क्यों नहीं चुना? क्योंकि पिता का जो प्यार होता है वो कंडीशनल होता है, जो माता का प्यार बच्चे के प्रति, लड़के के प्रति होता है, वो अनकंडीशनल होता है। तो ये कंडीशनल और अनकंडीशनल के बेस पे आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हमारे भारतीयों में भी एस्किमो बसा है, आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। बहरहाल